सवाल इंडिया का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिल गई है। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से यह जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला था जिसमें आप जानते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर से ये जुड़ा हुआ मामला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दलील दी थी कि अगर जैकलीन को जमानत मिली तो केस पर असर पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने अपनी अदालती कार्रवाई करते हुए ये पाया कि ऐसा शायद सही नहीं है, जिसके चलते उनको जमानत अब मिल गई है। ये जमानत उनको पटियाला हाउस कोर्ट से मिली है। हम जानते हैं कि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक महाठग है जिसके ऊपर तमाम आरोप अभी लगे हैं कि किस तरीके से उसने ठगी की, किस किस को नहीं लूट लिया, आवाज बदल ली, अलग अलग लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस की, और उसी सिलसिले में जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ चल रही थी। लेकिन अब अदालत ने ये पाया है, कई दिनों की बातचीत के बाद और कई दिनों की कार्रवाई के बाद अदालत ने ये पाया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है उसमें जैकलीन फर्नांडिस को जमानत दे देनी चाहिए। तो अदालती कार्रवाई यहां आकर के फिलहाल अभी थमी है। पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। इस खबर पर वापस जाएंगे अब से थोड़ी देर में, जब हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है और आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। यह है कहानी प्यार, धोखा और कत्ल की, जिसमें एक कत्ल हुआ और 35 टुकड़े हुए। हैवानियत के अब एक के बाद एक राज खुलते चले जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है। डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा से आफताब मिले थे। हत्या के 15 से 20 दिन बाद दूसरी गर्लफ्रेंड उन्होंने बना ली। श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से आफताब चैट करता था। श्रद्धा को जिंदा दिखाने के लिए इंस्टाग्राम चैट लगातार करते रहा। खून के दाग मिटाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया और शव के टुकड़ों की महरौली के जंगल में तलाश हो रही है। श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन निकालने की कोशिश भी की जा रही है। शव काटने के लिए इस्तेमाल हथियार की भी तलाश लगातार चल रही है। इतनी जानकारी है जो कि पुलिस को अब आफताब से जो पूछताछ हुई है उसमें उनको मिली है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। श्रद्धा की हत्या कर 35 टुकड़े कर दिए गए और ये पार्टनर जो है, लिव इन पार्टनर है, उसकी क्या हैवानियत थी आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली हैं 26 साल की श्रद्धा। मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं श्रद्धा की आफताब अमीन पूनावाला से मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हुआ और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद श्रद्धा और आफताब ने अचानक मुंबई छोड़ दिया। आफताब शादी का झांसा देकर श्रद्धा को दिल्ली ले आया। दोनों महरौली के छतरपुर इलाके में रहने लगे। कुछ समय बाद श्रद्धा का फोन नंबर बंद आने लगा। श्रद्धा के पिता 8 नवंबर को छतरपुर स्थित फ्लैट पर पहुंचे। किराए के उस फ्लैट में ताला लगा मिला। श्रद्धा के पिता ने महरौली थाने जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने शनिवार 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया। पहले तो आफताब बोलता रहा कि कई महीने पहले वो चली गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आफताब ने हत्या की बात कबूली। आफताब ने बताया कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बनाती थी। 18 मई को झगड़े के दौरान उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। शव को रखने के लिए आफताब ने एक बड़ा सा फ्रिज भी खरीदा। रोज रात को 2 बजे आफताब फ्लैट से निकलता था। श्रद्धा के शव का एक टुकड़ा जंगल में फेंक आता था। 18 दिन तक वो शव के टुकड़े महरौली के जंगल में फेंकता रहा। यह सारी जानकारी है जो कि पुलिस के माध्यम से अब तक मिली है। जंगल में आफताब को लेकर पुलिस की छानबीन पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आइए पहले ये देखते हैं। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस महरौली के जंगल में एक बार फिर लेकर पहुंची है और यहां पर उसकी निशानदेही पर श्रद्धा के शव के जो बाकी टुकड़े बचे हैं उनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पुलिस श्रद्धा के शव के 10 से 12 टुकड़े
बरामद कर पाई है, जिनकी डीएनए प्रोफाइलिंग होगी। लेकिन श्रद्धा का सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है और शरीर के जो बाकी टुकड़े हैं वो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। आरोपी आफताब ने पूछताछ में कहा था कि उसने श्रद्धा के 35 से ज़्यादा टुकड़े किए और हर रोज रात में वो 2 बजे उठता था और इसी सुनसान जंगल में आता था और यहाँ पर आकर वो श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंक देता था। तो पुलिस ने निशानदेही पर अभी तक कुछ टुकड़े बरामद किए हैं, बाकी जो टुकड़े हैं उनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक भी टुकड़ा अगर उसका डीएनए श्रद्धा के डीएनए से मैच हो गया तो पुलिस का केस वहीं पर मजबूत हो जाएगा। तो पुलिस चाहती है कि सभी टुकड़े बरामद कर लिए जाएं। इस मामले में जो आरोपी है उससे लगातार पूछताछ चल रही है और उससे पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने श्रद्धा का मोबाइल कहीं महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है, उस मोबाइल को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी ने जिस हथियार से जिस चापर से श्रद्धा को काटा था उसको बरामद करने की कोशिश की जा रही है, वो भी उसने कहीं फेंक दिया है। आरोपी ने पूछताछ में कहा कि श्रद्धा से वो बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए मिला था, उस ऐप से उसकी मुलाकात हुई और फिर दोनों नज़दीक आए। आरोपी ने यह भी कहा कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद बम्बल डेटिंग ऐप से उसने एक और लड़की से दोस्ती की, वो लड़की भी उसके घर आती रही। हालांकि उस लड़की को ये मालूम नहीं था कि आफताब ने श्रद्धा के शव को इसी घर में छुपाया हुआ है जहां पर वो बैठी हुई है। तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए हैं। उसने ये भी कहा कि जब उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड आती थी तो वो श्रद्धा का जो शव था, जो शव के टुकड़े थे, वो कवर्ड में रख देता था। आरोपी ने यह भी कहा कि श्रद्धा की हत्या के बाद वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम को एक्टिवेट उसने किया हुआ था और श्रद्धा के दोस्तों से वो लगातार इंस्टाग्राम पर बात करता था। दोस्तों को लगता था कि श्रद्धा बात कर रही है, लेकिन श्रद्धा का मोबाइल बंद था। इसके बाद दोस्तों को शक हुआ। आरोपी ने श्रद्धा का इंस्टाग्राम जून तक चलाया। जून के बाद उसने उसका इंस्टाग्राम पेज जो है वो बंद कर दिया। आरोपी ने यह कहा कि जो जहां पर श्रद्धा की हत्या हुई थी, यानी कि जो बाथरूम था, उसके फर्श के धोने के लिए उसने हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया ताकि फर्श पर खून के धब्बे ना रहने पाएं और पुलिस को यहां से श्रद्धा के डीएनए ना मिले। तो उसने इस केमिकल का इस्तेमाल किया और उसने ये कहा कि श्रद्धा को मारते वक्त वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और उसने गला दबा दिया था। उसने ये पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। हालांकि वो कह रहा है कि उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी में बोल रहा है, यस आई किल्ड हर। श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर, वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा। आरोपी ने यह भी कहा कि जो श्रद्धा ने वारदात के वक्त कपड़े पहने हुए थे और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े उसने एमसीडी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए थे। तो वो कपड़े मिल पाना अब बेहद मुश्किल है। हालांकि एक अहम सबूत था वो, लेकिन वो कपड़े मिल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो पुलिस इस मामले में जो भी सबूत हो सकते हैं उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है। काफ़ी डराने वाली ये पूरी घटना है, क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे, उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। तो एक तरह से घर में शव पड़ा हो, सामान्य जीवन उसके बाद वो जीता रहा और इस तरह से 15 से 20 दिनों में उसने श्रद्धा के शव को इसी जंगल में ठिकाने लगाया। एक नई दोस्त बनाई जिसको ये तक पता नहीं था कि जिस घर में वो जा रही है उसी घर में एक और लड़की का जो शव है वो वहाँ पर रखा हुआ है, उसके बॉडी के पार्ट्स रखे हुए हैं और शव से दुर्गंध ना आई इसके लिए उसने अगरबत्ती और परफ्यूम का इस्तेमाल किया जिससे शव में दुर्गंध ना आने पाए। तो दिल्ली पुलिस अब लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस पूरी घटना की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, लेकिन मामला 6 महीने पुराना है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ठोस सबूत इकट्ठा करने की है, जिससे मामला कोर्ट में मजबूती के साथ रखा जा सके और आरोपी जो है उसको सज़ा हो।
नई दिल्ली से कैमरामैन जीबर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कॉलेज में श्रद्धा के साथ पढ़ाई करने वाला रजत शुक्ला इस क्रूर हत्या से काफी सदमे में है। एनडीटीवी से बातचीत में रजत शुक्ला ने कहा कि श्रद्धा खुले विचार वाली लड़की थी और सबके साथ मेलजोल बढ़ाती थी। श्रद्धा वालकर की हत्या उसके ही प्रेमी आफ्ताब ने कर दी। हम इस समय हैं बिहार में श्रद्धा के जो मित्र हैं, जो कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे, रजत शुक्ला के साथ। रजत, आपने सुना जी हत्याकांड किस तरह से बदल गया, पहला आपको क्या ख्याल है जब ये चीज सुनते ही मतलब ऐसे आत्मा कांप सी गई थी। आप सोचिए ना, आप किसी के साथ में जिसके साथ में आप हंसे खेले हों, उसके साथ उठे बैठे हों, उसके बारे में जब आप अचानक सुनते हैं कि वो आपके साथ रही है, उस भर से रूह कांप सी जाती है। अगर आप ये जाने कि उसका मर्डर हुआ है तब मेरे ख्याल से आप अंदर से झंझोड़ जाएंगे। लेकिन अब आप जब जानेंगे कि उसके 35 टुकड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आपके अंदर से आंसू बाहर नहीं आ पाएंगे। आप आक्रोशित होंगे, आप शायद सोचेंगे कि ये किस दुनिया में आप जी रहे हैं, ऐसे सवाल पैदा हो जाए। आप साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे, कौन सी पढ़ाई किस तरह की बातें बैचलर्स इन मास मीडिया कर रहे थे और हम साथ थे 3 साल तक। और एक्टिव थी श्रद्धा। हम कुछ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, हम सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। थिएटर में भी थी वो, हम लोगों ने साथ में थिएटर भी किया था और छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हुआ करते थे जिसमें काफ़ी एक्टिव थी। वो दोस्त बनाना पसंद करती थी, लोगों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सभी चीज़ें पसंद करती थी। अब ऐसी इंसान जब अचानक 2018 के आसपास की बात है, जब वो थोड़ा सा गुमसुम सी होने लगी थी, थोड़ा रिजर्व टाइप की होने लगी थी, कहीं उसके बिहेवियर में जो वेलकमिंग नेचर था वो कहीं रूड होने लग गया था, तो थोड़ा बहुत कहीं मन में सवाल हुआ था कि ये क्यों हो रहा है। बाद में पता चलता है 2019 में कोई रिलेशनशिप में आई, और आज जब ये पूरा घटनाक्रम पता चल रहा है तो ये पता लगता है कि हो सकता है 2018 में उसके अंदर बदलाव था, वो शायद अपना पुलिस था। और जब बातें हुआ करते हैं तो किस तरह के अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं? वो बहुत ही बोल्ड लड़की थी, एक्टिव थी, स्ट्रांग थी, उसके अपने ओपिनियंस थे, वो कोई बस किसी की बात ही नहीं ना मानने वाली लड़की थी। वो उसके अपनी राय थी। वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती थी। वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जिन लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी। तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही हैं कि शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा आफ्ताब के ऊपर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद शादी के दबाव की वजह से नहीं, शादी वाली जो बातें होती है, मतलब आज मुझे लगता है कि श्रद्धा शायद इन चीज़ों से ऊपर थी। एक रिश्ता शादी से बहुत ऊपर होता है और शायद कहीं श्रद्धा के मन में भी ये चीज़ रही होगी। तो शादी जैसी एक चीज़ के लिए ही वो किसी को इतना कंपेल करे, ये मेड अप स्टोरीज है, ये भटकाने की चीज़ है। जहाँ आफ्ताब ये भटकाने की कोशिश कर रहा है, श्रद्धा को एंगल में ला रहा है, लोग श्रद्धा के बारे में सोचे। हमको वहाँ नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि आफ्ताब ने मर्डर किया है और ठीक उस वक्त किया है जब उसको वहाँ लेकर गया है। 1 हफ्ते के अंदर वो इंसान वहाँ से बिल्कुल मतलब श्रद्धा वहाँ से बिल्कुल गुमशुदा है। वो वहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा से वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। ये सब कितने सारे सवाल पैदा कर देते हैं, आप सोचें। जब उसके रिश्ते के बारे में आफ्ताब से घर वालों को पता चला तो उन्होंने समझाया कि ये मत करो क्योंकि इंटर रिलीजन की बात सामने आई, तो उससे मना कर दिया और वो घर छोड़ दिया। देखिए, श्रद्धा की माता जी का जो देहांत है वो अभी 1-1.5 साल पहले हुआ। तो उसके पहले भी श्रद्धा अपने पिताजी के साथ में ज़्यादा संबंध नहीं थे अच्छे, मतलब ज़्यादा अच्छा रेपो नहीं था, कम्युनिकेशन इतना खास नहीं था, तो साथ में रहना वैसे भी पसंद नहीं कर रही थी उनके। तो इसमें मुमकिन है कि श्रद्धा मतलब अगर आफ्ताब के साथ शिफ्ट हो रही है, लेकिन इसमें आफ्ताब की जो एंट्री है अगर वो इस कारण से है तो मेरे ख्याल से ये सोचने लायक बात है कि ये क्या वल्नरेबल सिचुएशन में लव को कहीं फिट किया गया है।
क्योंकि जो एंड है, जो अंत है यहाँ, वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस बनकर नजर आ रहा है। तो इसको आफ्ताब को प्रेमी या कभी शादी वादी वाला एंगल लेना ही अपने आप में भटकाने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि प्यार का धोखा मिला श्रद्धा को? नहीं, प्यार का धोखा कैसा होता है? प्यार के धोखे में कोई इंसान एक दूसरे को इग्नोर करता है ना? बहुत बात का विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, आवाज उठ जाती है, या बहुत कुछ हो जाता है तो किसी दिन हाथ उठ जाता है। ये क्या होता है कि इंसान का मर्डर हो जाता है। और चलिए मैं कहता हूं कि बहुत बड़े भी कुछ जो क्रिमिनल्स होंगे, वो किसी को मार देते हैं तो क्या टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े करने के बाद क्या फ्रिज में रख लेते हैं, और क्या फ्रिज में रखने के बाद क्या रोज रात 2 बजे क्या उसको डिकम्पोज करने जाते हैं। आप सोचिए, ये सब कोई क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल, या मेरे ख्याल से बहुत किसी भी एक्सट्रीमिटी की आप बात कर सकते हैं। आपकी आखिरी बात कब हुई थी? 2019 था जब मेरा व्यक्तिगत बात हुआ था उससे। उसके अलावा भी क्योंकि फ्रेंड सर्कल में थी तो उसके बारे में जो बातें हैं वो पता चलती रहती थी कि वो ऐसे रिलेशन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ अब्यूजिव है उसका पार्टनर। और जो एक मेजर केस था उसके बारे में पता चला था कि वो मतलब डर सी गई है एकदम से। तो ये कुछ बातें पता चली थी। वो लोग शिफ्ट होने वाले थे दिल्ली, इस बारे में पता चला था। उसके अलावा मेरा आखिरी बात तो 2019 में हुआ। जैसे कि उसके बाद आपने कोशिश नहीं करी संपर्क करने? नहीं, अब देखिए, संपर्क यदि 2 लोगों में, जैसे कि अगर आप देखें तो श्रद्धा के साथ ज्यादा संपर्क में लक्ष्मण रहा है। लक्ष्मण इसलिए रहा है क्योंकि लक्ष्मण उसका बचपन का दोस्त था। वो लोग काफी समय तक काफी संपर्क में थे। खैर, श्रद्धा ने उसके बाद भी मेरे ख्याल से बहुत दोस्त बनाए होंगे, बहुत लोगों के साथ दोस्ती टूटी होगी, लेकिन क्योंकि मैं 3-4 साल उसके साथ था तो मैंने ये समझा कि शायद श्रद्धा अपने दुनिया में रह रही है, शायद उसके अपने काम होंगे। वो रिजर्व वैसे भी थोड़ा बहुत हो चुकी थी 2018 के बाद, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था पहले। तो मैंने समझा कि शायद बात करना इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी देखकर आज मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मुझे करना चाहिए था बात। बिल्कुल। कभी फ्यूचर प्लान पे उससे डिस्कस हुआ वो भविष्य में क्या करना चाहिए? नहीं, वो उस अप्रोच की लड़की नहीं थी। वो लाइफ प्रेजेंट में जीती थी, बहुत प्रैक्टिकल थी, बोल्ड थी, स्ट्रांग थी, लाइफ में आज को जीती थी और आज को बिल्कुल सेलिब्रेट करती थी। वो ऐसी इंसान थी। ये हमने पढ़ा कि शायद वो घर बसा के शादी करके घर बसा के नहीं, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बात जो बनाता है, ये बात जो कहता है, ये बात जहाँ से आती है, यदि आफ्ताब कहता है तो ये सिर्फ मनगढ़ंत है। ये सभी चीज़ें हैं जो भटकाती है लोगों को और सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये क्या श्रद्धा की वजह से कहीं ना कहीं ये मर्डर हुआ है। नहीं, ये क्रिमिनल ने मर्डर किया है, ये कोई लेन देन का कोई केस नहीं है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आपकी हमने रिपोर्ट देखी जिसमें आप पूरा वर्णन दे रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या जानकारी पुलिस को मिली है अभी, लेकिन जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं इससे पुलिस से जैसे आपने बात की होगी, आप सोचिए कि इतना कुछ कर देने वाला इंसान कि वो हत्या करके उसको 35 टुकड़े करके फ्रिज खरीद के उसके अंदर रख रहा है, उसी में खाना भी रख रहा है, उसके बाद और गर्लफ्रेंड बना करके घर में ला रहा है, और 6 महीने तक ये सारी चीजें चलती रही, यानी कि वो समान रूप से समाज में घुलता मिलता रहता होगा। अब पुलिस का क्या मानना है कि क्या अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पता लग सकती हैं, या इतना ही हैरान कर देने वाला है? देखिए, जैसा आपने कहा कि जो आरोपी है वो हत्या करने के बाद 6 महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा। इसके बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो सारी बातें बेखौफ होकर पुलिस को बता रहा है। तो ये दिखाता है कि जो आफ्ताब है वो शातिर अपराधियों से भी शातिर है। कोई खौफ नहीं है और पुलिस कस्टडी में बड़े खुलासे कर रहा है। हो सकता है कि अभी और भी इस बातें हों इस पूरी घटना को लेकर जो पुलिस को उसने अभी ना बताई हों, लेकिन जो उसने बताया है वो हैरान कर देने वाला है। और जो पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि ऐसा केस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, जब किसी ने इस तरह मर्डर को प्लान किया हो, खासतौर से शव को ठिकाने लगाने का तरीका जो प्लान किया हो, ऐसा उन्होंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा है। तो आरोपी का बर्ताव जिस तरह का है उसको लेकर जरूर तमाम जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं कि आखिर उसका जो नेचर है हत्या करने के बाद क्यों कोई शिकन के अंदर नहीं आई, और ख़ास तौर से 18 मई को जो हत्या उसने की और उसके बाद अगले दिन
19 मई को छतरपुर इलाके में वो फ्रिज लेने गया जिसमें उसने शव के टुकड़े रखे। जब वो फ्रिज लेने गया, उस दुकानदार से भी मैंने बात की, तो कहना ये था कि जब आरोपी वहाँ पर पहुँचा तो बिल्कुल उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी की हत्या करके आया हो। वो महज 15 मिनट रुका और 15 मिनट में ही उसने फ्रिज लिया और वहाँ से चला गया। इसके बाद पास में एक और दुकान है जहाँ से उसने चापड़ लिया था। उस दुकानदार से मैंने बात की तो उसका कहना यह है कि जब वो चापड़ लेने आया था तब उसके पिता उस वक्त वहाँ पर थे। उनको हालांकि याद नहीं है कि ये कब आया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग चाकू लेने आते रहते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हत्याकांड को 6 महीने का वक्त बीत चुका है और 6 महीने बाद सबूत जुटाना पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। वो इसलिए है कि अगर आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि हत्या के मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ है वेपन ऑफ ऑफेंस, यानी कि वो हथियार जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया हो। दूसरा, शव जिसकी हत्या हुई है उसका शव बरामद होना। तो वेपन ऑफ ऑफेंस अभी नहीं मिला है, उसकी तलाश की जा रही है। और जो श्रद्धा का शव है उसके कुछ अवशेष मिले हैं, 10 टुकड़े मिले हैं। अब वो उसी के हैं या किसी और के हैं, क्योंकि जंगल है, जानवर के भी हो सकते हैं। तो उनकी डीएनए जांच होगी जिससे ये प्रूव हो पाएगा कि ये जो शव के टुकड़े मिले हैं श्रद्धा के ही हैं। और डीएनए जांच के दौरान अगर एक भी टुकड़ा मैच कर गया तो पुलिस के लिए काफ़ी होगा अपना केस मजबूत करने के लिए। हालांकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो सभी 35 टुकड़े बरामद कर पाए, लेकिन आप देखें कि जंगल का बिल्कुल वीरान इलाका है और यहाँ पर अगर शाम के बाद शायद किसी को आने में भी डर लगे, लेकिन जो आरोपी है वो रात में 2 बजे यहाँ पहुँचता था और बेखौफ होकर हर रोज़ यहाँ पर 1 या 2 टुकड़े यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर देता था। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी कई कड़ियाँ जुड़नी बाकी हैं। श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन अभी मिलना बाकी है, कुछ और चीज़ें हैं। जो कपड़े आरोपी ने वारदात के वक्त पहने थे वो शायद अब ना मिल पाए, क्योंकि वो कूड़े के गाड़ी में डाल दिए थे उसने, तो उनका मिल पाना बेहद मुश्किल है। तो कई अहम सबूत हैं जो पुलिस के पास नहीं है। अब पुलिस अपना केस किस तरह से मजबूत करती है ताकि वो कोर्ट में इस केस को मजबूती से रख पाए, ये हमें देखना होगा। वहीं आरोपी अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। बिल्कुल, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक ऐसा आरोपी जो कि अपना गुनाह कबूल कर रहा है और एक के बाद एक बातें बताता चला जा रहा है, अब अदालत में इसको साबित कैसे किया जाएगा। आमोद कंठ जी, पूर्व आईपीएस अफसर, और निर्मल कौर, आप पूर्व डीजीपी हैं झारखंड की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको थोड़ा इंतज़ार कराया, क्योंकि हम चाहते थे कि दर्शक और आप भी इस जो पूरी खबर है इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में जानें, सोचें और देखें। आमोद जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, जिस तरीके से ये क्राइम हुआ है ये क्रिमिनल के बारे में क्या दर्शाता है? देखिए, जाहिर है कि क्रिमिनल बहुत ही हार्डकोर प्रवृत्ति का आदमी है। ये हार्डकोर क्रिमिनल हो ना हो, लेकिन उसमें जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत ही एक शातिर, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सीजन्ड क्रिमिनल के इंस्टिंक्ट है इसके अंदर। और जिस ढंग से उसने काम किया है ये बहुत ही अलग किस्म का केस है। हालांकि ऐसे केसेस हैं, मुझे अचानक निठारी केस की याद आ रही है और हम लोग को मौका मिला उस केस के स्पॉट पे जाने का किसी और वजह से। आपको पता है निठारी केस में इस ढंग से ही बॉडी के टुकड़े जो हैं फ्रिज के अंदर रखे गए थे और बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा था। और आसपास के जो उस आसपास के लोग थे उन लोगों को बच्चे गायब हो रहे थे, लड़कियां गायब हो रही थी, मालूम नहीं हो रहा था। और बाद में जाके सारी चीज खुली और सजाएं मिली उसमें जो है, बल्कि डेथ सेंटेंस भी मिला उसमें जाके अंत में। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं है, इस ढंग के केसेस हैं। जो हत्यारा होता है वो कहीं ना कहीं से हर कोशिश करता है कि वो एविडेंस को खत्म कर दे, और इस आदमी ने, आफ्ताब ने, एविडेंस को खत्म करने की पूरी कोशिश की। और समय का दरमियान गुजरा, यानी मई के महीने का केस और हम लोग आज नवंबर में हैं, तो इस समय में जाहिर है कि काफी मुश्किल हो जाता है ऐसे केस को वर्कआउट करना, एविडेंस कलेक्ट करना। आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर ये पता करना है कि भाई बॉडी के पार्ट्स डीएनए के मुताबिक जब तक कनेक्ट नहीं होंगे मृता के साथ, तब तक जो है इस केस को आप साबित नहीं कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है इसको करना, उसको मालूम करना। कोई नहीं कोई तो साइंटिफिक एविडेंस चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर पाए, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस काफी है। ऐसा मैं देख रहा हूं कि इस केस में जितनी कहानी मैं सुन चुका उससे ऐसा लगता है कि इस केस में बड़े स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं। और फिर इस व्यक्ति ने जो कुछ कॉन्फेस किया है
इसके कॉन्फ्यूजन के बाद बार बार पुलिस उनको स्पॉट पे लेके जा रही है और स्पॉट पे जाकर के रिकवरीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि बॉडी पार्ट्स अगर 35 तो 35 के 35 रिकवर्ड हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि 10 पार्ट भी रिकवर्ड होते हैं और एक पार्ट भी कनेक्ट हो जाता है तो उसके मुताबिक केस को साबित किया जा सकता है। आपने एक और बात सही कही कि वेपन ऑफ ऑफेंस की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे केसेस में डिफिकल्ट हो जाता है, वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं मिलता है। मैंने खुद जिसका लाल केस की इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज की थी, कभी नहीं मिला वेपन ऑफ ऑफेंस। आपको मालूम है कि वेपन नहीं मिल पाया, हालांकि सभी लोग इस केस के बारे में जानते रहे। तो केस में न तो ऐसे केस बहुत ज्यादा अजूबे हैं और न ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर सजा न हो सकी, ऐसी इतनी बड़ी बात है। ये केस ठीक है, लेकिन ये चीज है कि जितना भयानक केस है, जिस ढंग से आप इसको बता रहे हैं और सही कह रहे हैं कि बता रहे हैं, इसमें एक और बात साबित होती है कि भाई इस ढंग के लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या जो लोग अपने नेबरहुड या अपनी कम्युनिटी से अलग रहते हैं और कम्युनिटी के आसपास के लोगों को पता नहीं चलता है कि ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। इस लड़की का इतने लंबे समय तक गायब हो जाना और इस बीच में उसकी तलाश नहीं होनी और इतने समय के बाद जाकर के फिर रिपोर्ट आना, ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे यही लगता है कि न तो परिवार से उसका कोई ताल्लुक रहा और न फिर इसके अलावा जो आसपास की कम्युनिटी थी उसके साथ इनका कोई ताल्लुक था। ये तमाम बातें मिला जुला करके ये बड़ी भयानक केस है और इसकी चर्चा हम करते रहें। और फिर हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली पुलिस, जहां मैं रह चुका हूं बहुत लंबे समय तक, उनके पास ये एबिलिटी है, उनके पास सारे सामान है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उनके पास हैं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं और इस केस में वो लोग कामयाब होंगे, इतनी बात मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल आमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत विस्तार से ये बात समझाने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर और खबरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत निर्मल जी हमारे साथ जुड़ गई, माफ़ कीजिएगा, निर्मल जी का बीच में ऑडियो और वीडियो कनेक्शन चला गया था। निर्मल जी, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो कातिल है, जो उसकी साइकोलॉजी के बारे में क्या सोच रहती है? आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक बात और हैरानी वाली बात हो जाती है कि कितने आम तौर से आम जीवन जीते हैं और हो सकता है मकसद, हत्या करने का मकसद न जाने क्या हो, दिमाग में क्या चल रहा है ऐसे क्रिमिनल्स का? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। घर में लाश रखी है उसकी गर्लफ्रेंड की, जिसको सपोजिटली उसने बहुत प्रेम करके यहाँ लाया, जो परिवार से बगावत करके आई, और उसके बाद आप देखिए वो फिर और लड़कियों को डेट कर रहा है, लड़कियां घर में आ रही हैं, शव घर में रखा है। तो ये तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड और एक बहुत ही साइकोपैथिक किस्म का बिहेवियर है। एंड ऑल्सो सोशल, देखिए दो फैक्टर है, एक तो आपके जो इनेट जीन्स है, दूसरा आपका जो सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन भी गड़बड़ है। क्या बैकग्राउंड है इसका आफ्ताब का मुझे नहीं मालूम, पर सोशलाइजेशन में भी बहुत 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 कमी रही। अगर वो एक ऐसा फंक्शनिंग एडल्ट बन के इस रूप में आ गया समाज के सामने, तो वो पूरे समाज के लिए एक बहुत गंभीर थ्रेट है। और जहां आज आप लोग सेंसेशनल हैं, सब चैनल वाले दिखा रहे हैं, बार बार आप लोग दिखा रहे हैं, होता क्या बाद में आप देखिए। जी, निर्मल जी की ऑडियो आनी बंद हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे भी निर्मल जी, आपकी ऑडियो आनी बंद हो गई, ये कई बार हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक और मसले पर चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और आइए एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिल गई है, उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से ये जमानत मिली है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जैसे कि आप जानते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ये मामला था। ईडी ने ये दलील दी थी कि अगर जैकलीन को जमानत मिली तो केस पर असर पड़ सकता है। अब आइए सीधे आशीष भार्गव के पास चलते हैं। आशीष, जो ईडी की दलील थी कि केस पर असर पड़ सकता है, वो तो अदालत ने नहीं मानी क्योंकि जमानत दे दी है। तो क्या पूरा प्रकरण था, कैसे अदालती कार्रवाई चली और कैसे ये फैसले पर पहुंची अदालत, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, एक महाठग हैं सुकेश चंद्रशेखर, उनके ऊपर 200 करोड़ की ठगी का आरोप है कि किस तरीके से उन्होंने
200 करोड़ की ठगी एक बिजनेसमैन की बीवी से की, खुद को केंद्रीय मंत्री बताते हुए, और एक तरह की वसूली थी और एक तरह की वो रैंसम थी जिसको हम फिरौती टाइप बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग टाइप। और उसमें सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई। ईडी उस मामले में कूदी क्योंकि 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन था। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया। सुकेश इस समय दिल्ली की मंडोली जेल में है और लगातार जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सुकेश ने बहुत सारे गिफ्ट गाड़ियां के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर जैकलिन फर्नांडिस को दिए थे और जैकलिन फर्नांडिस उससे मिलती भी रहती थी। और इसके बाद ये उसने कबूला कि जैकलिन फर्नांडिस से वो शादी करना चाहता था, गिफ्ट उसने दिए थे। इसके बाद जब चार्जशीट ईडी ने फाइल की तो उसमें जैकलिन फर्नांडिस को भी आरोपी बता दिया और इसके बाद समन बतौर आरोपी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किया था और अंतरिम संरक्षण और गिरफ्तारी से उनको दे दिया था। नियमित जमानत पर बहस हुई थी। 10 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था अदालत ने। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर ईडी ने कहा कि उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाहर देश छोड़कर भागने की भी कोशिश की है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है, छेड़छाड़ सबूतों से हो सकती है, केस पर इसका असर पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात जांच में उन्होंने सहयोग भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने एक बड़ा सवाल ईडी से पूछा था संकेत कि अगर इतने बड़ा ये मामला था और इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट जैकलिन की थी तो फिर ईडी ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं इसी सवाल में आज का जवाब छिपा हुआ था और आज जब फैसला आया है तो सीधे तौर पर उनको जमानत दे दी है 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पे। हालांकि जब भी वो विदेश जाएंगी तो कोर्ट की इजाजत उनको लेनी पड़ेगी। ये एक बड़ी कंडीशन उनके पास है और बाकी तो कंडीशन सब होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया है और जैकलिन को बड़ी राहत यहाँ पर इस केस में मिली है। लेकिन ट्रायल अभी चलता रहेगा। अभी आने वाले वक्त में आरोप भी तय होंगे उनके ऊपर। 24 नवंबर अगली तारीख लगाई गई है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत इसलिए है कि कम से कम उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और जमानत पर उनको रिहा कर दिया क्योंकि वो पहले भी कभी गिरफ्तार नहीं हुई थी। तो एक बड़ा फैक्टर था। ईडी के ऊपर एक बड़ा सवाल भी अदालत ने उठाया था। जी बिल्कुल। ईडी की तरफ से या ईडी के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोई बात अगर कही गई हो और जैकलिन फर्नांडिस के जो वकील हैं उनका भी एक बयान आया, अगर आप बताना चाहें कि इन दोनों का क्या कहना है। सबूत हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल हुई है। आगे जब ट्रायल चलेगा तो वो तमाम सबूतों को रखेंगे। इधर जैकलिन की तरफ से कहा गया है कि अदालत पर उनको पूरा भरोसा था और अदालत ने एक सही फैसला दिया है। इस तरीके से उनको इन्वॉल्व शामिल नहीं किया जा सकता, आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला है जहां पर हम पहले भी संकेत देखते आए हैं कि ईडी के पास बहुत सारी पावर, बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई है। लेकिन जब ट्रायल के फेज में जब ईडी के सारे मामले आते हैं तो हम जानते हैं उन मामलों में सबूत पेश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो जो दावे ईडी करती है उस तरह के दावे अदालत में सबूतों के तौर पर तब्दील होते दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए 1% से कम लोग कन्विक्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आंकड़े पहले से भी आते रहे हैं। तो यहाँ पर एक अहम ट्रायल जब शुरू होगा, जब ये फैसला होगा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी जैकलिन या सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती के नाते, एक जान पहचान के नाते उसने जो गिफ्ट जो लिए थे उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी थी कि उसने वो गिफ्ट लिए थे। लेकिन जो गिफ्ट उसने लिए थे वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था और वो पैसा ठगी का था। ये तमाम चीजें बाद में सामने आएंगी जब अदालत में सबूत सारे रखे जाएंगे। आशीष भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस के जो वकील हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मीडिया से बात की। हमारा जो पहला फाउंडेशन था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट किए अंतिल कुमार के जजमेंट में, उसमें यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन if some accused is not arrested by the enforcement directorate, then after the filing of the charge sheet, that accused is entitled for bail. पहली बात, फैक्ट्स पे अगर हम लोग अगर चार्जशीट पढ़ेंगे, जो चार्जशीट फाइल हुई है, उस चार्जशीट में प्राइमा फेसी जैकलिन के खिलाफ देयर इज नो एविडेंस। हम लोग यहाँ पे इस कोर्ट में सबसे मेन फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कर रहे हैं। प्राइमा फेसी देयर इज नो केस मेड आउट, ये हमारा सबमिशन था। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। We have not read what are the observations. There are two things. The allegation of flight risk. That allegation is not substantiated with evidence. What is a flight risk? When a person has already flied abroad without the permission of the court or ED,
and the person is arrested from abroad and got back to the country. This has never happened even according to the case of the ED. What had happened was, without any prior intimation to Jacqueline, there was a LOC, lookout circular issued way back in December. When she was boarding a flight at Bombay airport, she got to know there is an LOC. As a law-abiding citizen, she applies to the Honorable Court that she needs to travel. She gets the permission from the court to travel. The matter was carried till Delhi High Court. The Delhi High Court granted her permission to travel. So a citizen who travels with the permission of the court cannot be set at flight risk. आपको लगता है कि ईडी के आरोप बड़े बेसलेस थे? After this bail, she can travel abroad with the permission of the court. She's a victim in this case. Since day one, we have been maintaining she is a victim. See, she was called for the Enforcement Directorate's investigation on 5 occasions. On all 5 occasions, she attended, gave all the documents. When she was called by the Delhi police, she attended. When she was called by the Honorable Court, she attended. If you look at her conduct, tell me one prima facie case against her. What can be an allegation made under the purview of prevention of money laundering? There is nothing. As a lawyer who has read the charge sheet, I personally feel it's a good case for discharge. Also, what is next in terms of procedure, if you could explain it to us? Now, after the bail has been granted, we all know there are several charge sheets filed in the matter. On the next date, we may contemplate filing a discharge application. We believe there is no prima facie case, but then we leave it to the Honorable Courts to decide. ईडी ये भी कह रही थी कि जैकलीन जानती थी कि सुकेश क्या काम करते हैं, फिर भी उनसे जो है गिफ्ट पर पैसा लिया गया। देखिए, ये सारी बातें मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कोट हुई है। अगर आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो there is not a single evidence which talks about 2 things: that Jacqueline knew about any existence of Aditi Singh's matter, and she knew that these are proceeds of crime. हम लोग orally बात कर सकते हैं, but where is the evidence? If there is no evidence against her, prima facie, what it looks like is, you have to understand what is the sequence of the case from day one. क्या ईडी ने ये भी कहा कि अगर जमानत मिली तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये बाहर जा सकती है? अगर मान लीजिए अगर ईडी का ये एप्रीहेंशन है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो दे हैव टू बी स्पेसिफिक इन एलिजिंग व्हाट सबूत, कौन से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। सारे एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री है, दे आर इन द सेफ कस्टडी ऑफ द ईडी, तो व्हाट कैन बी टेम्पर विद। आप कह रहे हैं कि इसमें जैकलीन विक्टिम रही है, तो क्या मोटिव रहा होगा ईडी का, मतलब फिर क्या वजह रही है, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट इज फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू डिसाइड। उनको परेशान कर रही है, क्यों परेशान कर रही होगी? वैसे हमारा सबमिशन नहीं था, इट वाज अगेन सर्कुलेटेड बाय द मीडिया। वी हैव नॉट सेड दैट शी इज हरास्ड। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हम सबकी एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हैं हम, चरणों में अपने बसाए रखना। आप वालों ने मजदूरों का पैसा चुराया, फर्जीवाड़ा करके मजदूरों को रुलाया। दिल्ली का दम घुट रहा, वो देखने भी न आते। एमसीडी में बीजेपी न होती तो वो गली गली शराब घर बनाते। पॉल्यूशन जानलेवा है, पॉल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। पॉल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी है, एमसीडी की बारी है। दिल्ली में कूड़े के ढेर से डूब गई जनता सारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है।
तीनों पर्वत को दिल्ली से हटाना है। आपका इतना काम है, बस झाड़ू पे बटन दबाना है। कूड़े के तीनों पर्वत को दिल्ली से हटाना है। आपका इतना काम है, बस झाड़ू पे बटन दबाना है। भ्रष्टाचारियों के चंगुल में एमसीडी फंसी हमारी है। मिजोरम में पत्थर की एक बड़ी खदान के धंसने से खनन में लगे 8 मजदूरों की मौत हो गई है। ये सभी बिहार के रहने वाले थे। खदान में अभी भी 4 मजदूर फंसे हैं। ये हादसा एक जिले में हुआ है जिसका नाम है हनाठिया। बिहार के रहने वाले मजदूर खाना खाने के बाद काम पर लौटे थे, तभी खदान धंस गई। मशीनों के साथ वहां मौजूद मजदूरों को भागने का मौका तक नहीं मिला।